मैंने कल समझाया था कि मिनरल्स होते हैं बेसिकली, मिनरल से एक तरह से रॉक्स बनती हैं, ये मैंने बताया। तो इनके बीच में एक आइटम आ जाती है मिनरल ओर्स। मिनरल ओर से हम क्या रिकवर कर लेते हैं अल्टीमेटली? मिनरल, जो हमें चाहिए होता है। लेकिन अगर हम बात करें कि इतना बड़ा पीस है मिनरल ओर का, इसमें से हमें आयरन रिकवर करना है, तो हो सकता है आयरन इतने पोर्शन में कंसंट्रेटेड हो, बाकी रेस्ट ऑफ द पोर्शन जो है वेस्ट है। तो दिस पोर्शन इज कॉल्ड आयरन एंड दिस अनदर पोर्शन इज कॉल्ड गैंग। गैंग दैट इज अ वेस्ट। गैंग इज अ काइंड ऑफ वेस्ट। तो ये वेस्ट मटेरियल है। अब होता क्या है कि आप वेस्ट कैसे सेपरेट करते हैं आयरन से? आप आयरन ओर को लेकर के ब्लास्ट फर्नेस में डालते हैं। ब्लास्ट फर्नेस जिसमें आयरन की स्मेल्टिंग का प्रोसेस स्टार्ट होता है ना, तो ब्लास्ट फर्नेस में जब आप आयरन ओर को डालते हैं, अल्टीमेटली आप उसके साथ लाइम भी डाल देते हैं। जब आप उसके साथ लाइम डाल देते हैं तो जितनी भी इम्प्योरिटीज हैं वो लाइम के साथ रिएक्ट करती हैं, और लाइम के साथ रिएक्ट करने के बाद वो ऊपर की सतह में आ जाती हैं पानी की, और जैसे ही ऊपर की सतह में आ जाती हैं हम उसको हटा करके ओरिजिनल आयरन रिकवर कर लेते हैं। सो आयरन ओर से इम्प्योरिटीज को सेपरेट करा करके प्योर आयरन को बाहर निकाल, सेग्रीगेशन कर देना, दैट इज द यूज ऑफ लाइमस्टोन। ठीक है, और लाइमस्टोन को हम कहते हैं फ्लक्सिंग मटेरियल। जो भी मटेरियल्स हम यूज करते हैं फास्ट बर्न ब्लास्ट फर्नेस में फॉर द पर्पज ऑफ रिफाइनिंग, दैट इज अ फ्लक्सिंग मटेरियल। ठीक है, तो लाइम इज अ फ्लक्सिंग मटेरियल। देखिए, तीन प्रोसेस आप जब भी बात करेंगे, तीन चीजों को ध्यान में रखना है। मिनरल निकालने के, एक्सकवेशन करने के तीन चार प्रोसेस रहते हैं। सबसे पहला अगर आप देखें तो माइनिंग, तो माइनिंग में दो तरह के प्रोसेस होते हैं। पहला ओपन कास्ट माइनिंग एंड देन सेकंड वन इज शाफ्ट माइनिंग और ड्रिल माइनिंग। अब उन्होंने पूछा कि सर व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द माइनिंग एंड द क्वेरिंग, है ना, ओपन कास्ट माइनिंग और क्वेरिंग में क्या फर्क है? तो क्वेरिंग भी एक वे है मिनरल्स रिकवर करने का, ये क्वेरिंग होती है। ठीक है, मोस्टली अगर मैं आपको एग्जांपल दूं तो आप क्वेरिंग करते हैं लाइमस्टोन की, एंड लाइमस्टोन इज हाईली यूजफुल फॉर द सीमेंट इंडस्ट्री। सीमेंट लाइमस्टोन से ही बनता है। एंड द नेक्स्ट वन इज द ओपन कास्ट माइनिंग, दैट इज यू कैन से फॉर द कोल। व्हाट इज द डिफरेंस? इफ दिस इज लुक, इफ दिस इज द क्रस्ट ऑफ द अर्थ, अगर ये क्रस्ट की थिकनेस है, तो अल्टीमेटली जो बिल्कुल सबसे अपर लेवल पर आपको रिकवर होते हैं, बिल्कुल सरफेस लेवल पर, उन चीजों को आप क्वेर करते हैं, दैट इज क्वेरिंग। जो थोड़ा सा डेप्थ में है, ज्यादा डेप्थ में नहीं है, थोड़ा डेप्थ में, उनके लिए आप क्या करते हैं कि ये सरफेस रिमूव करके आप करते हैं ओपन कास्ट माइनिंग। जो ज्यादा डीप है, उस डेप्थ से भी ज्यादा डीप है, उसके लिए आप शाफ्ट के थ्रू ड्रिल करके अल्टीमेटली अंदर जा करके मटेरियल को स्लरी की फॉर्म में या किसी भी फॉर्म में ऊपर के सरफेस पे फेंक देते हैं। सो द कंसेप्ट इज देयर इज अ गेम ऑफ डेप्थ। एट द फर्स्ट लेवल आप क्वेरिंग करते हैं, जो बिल्कुल सरफेस पे ही होती है, सरफेस लेवल पे। सेकेंड लेवल पर आप ओपन कास्ट माइनिंग करते हैं, एंड थर्ड लेवल पर आप जा करके करते हैं दैट इज ड्रिलिंग और शाफ्ट। ठीक है, मैंने आप लोगों को ये समझाया था कि अगर हम बात करें इंडिया की, तो इंडिया का ये पेनिनसुलर इंडिया 1, 2 and 3, देयर इज अरेबियन सी, देयर बे ऑफ बंगाल, देयर इज इंडियन ओशियन, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड पेनिनसुलर इंडिया। तो यहीं तक पानी है, इसके ऊपर गंगा का मैदान है। मैंने कल आपको समझाया था कि दो तरह के लैंड मास थे किसी पीरियड के टाइम पर। नॉर्दर्न रीजन में आप बात करते थे तो अंगारा लैंड, अंगारा लैंड, और साउदर्न रीजन में आप बात करें तो गोंदवाना लैंड, गोंदवाना लैंड। अब ये दोनों आपस में टकराए, बीच में टेथियस सी था। जब ये दोनों आपस में, बहुत पुराना सी जिसको हम कह सकते हैं टेथियस सी, ठीक है आंचल, एक बहुत पुराना सी, सी भी नहीं था, एक जियोसिंक्लाइन थी। ये सारी टर्म्स आप समझोगे जब आप फिजिकल ज्योग्राफी करोगे। ठीक है, जब ये लैंड मासेस दोनों क्लोज आ रहे थे, टेथियस सी में जितना भी मटेरियल था, थारा का थारा मटेरियल स्क्वीज होके 3 रेंजेस ऑफ द हिमालयन माउंटेन्स बन गई। ठीक है, दैट्स वाई कि जो गोंडवाना लैंड और अंगारा लैंड से रिवर्स आकर के यहाँ पे फ्लो कर रही थी, अल्टीमेटली ये जो माउंटेन बना है हिमालय, इट इज अ सेडिमेंट्री माउंटेन। क्योंकि जो सेडिमेंट्स जमा हो रहे थे उस जियोसिंक्लाइन में, वो बाद में जब दोनों लैंड मास क्लोज आए, वो सेडिमेंट से स्क्वीज हो गए। तो इस तरह से, जिस तरह से आप कॉपी के पेजेस को क्लोज लेकर के आएंगी, तो आप एक चीज नोटिस करेंगी, कॉपी के पेजेस क्लोज लेके आए, माउंटेन बन रहा है ना,
तो इस तरह से जो माउंटेन बने ये क्या है कि वो जो सामने का खड्ड थी जियोसिंक्लाइन या टेथिस थी, उसमें जितना मटेरियल जमा हो रहा था सारा का सारा मटेरियल स्क्वीज होके माउंटेन रेंजेस में कन्वर्ट हो गया। तो इट इज अ सेडिमेंट्री माउंटेन बेसिकली। यही कारण है कि मैंने बोला था जो कोल है और फॉसिल फ्यूल्स हैं ये सेडिमेंट्री रॉक्स में पाए जाते हैं। तो दिस इज द रीजन कि हिमालयन माउंटेन्स में अगर आप जाएंगे तो आपको किस तरह के मिनरल्स मिलेंगे, जैसे एंथ्रासाइट। एंथ्रासाइट इज अ ग्रेड ऑफ कोल, सो एंथ्रासाइट वहां पे पाया जाता है। आई बात समझ में? तो बस कोई रट्टा नहीं, आपको पता होना चाहिए कि हिमालयन माउंटेन्स आर द सेडिमेंट्री माउंटेन्स। यही रीजन है कि यहाँ पे एंथ्रासाइट पाया जाता है। ठीक है, अब होता क्या है कि ये जो गोंडवाना लैंड था नीचे का, इसमें सब कुछ था, जैसे साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट का नीचे का हिस्सा सारा का सारा, ऑस्ट्रेलिया और अपना इंडिया भी यहीं से निकला है। इंडिया का ये पार्ट जो पेनिनसुलर इंडिया जब निकल रहा था ना, ये फर्दर 3 ब्रांचेस में टूटा हुआ था। 3 ब्रांचेस में टूटा हुआ था। जो ब्रांच यहां से आ रही थी दैट इज अरावली, आज भी है, एग्जिस्ट करता है। जो ब्रांच यहां से थी दैट इज धारवाड़, जो ब्रांच यहां से थी दैट इज गोंदवाना। ठीक है, तो ये 3 ब्रांचेस थी टोटल, जिन 3 ब्रांचेस ने मिल करके ये पूरा का पूरा रीजन फॉर्म किया, धारवाड़, गोंदवाना एंड अरावली। तो धारवाड़ और गोंदवाना तो फुली इरोड हो चुके हैं, खत्म, और जो अरावली आज भी दिखता है बट इन द फॉर्म ऑफ रेलिक्ट। अरावली इज अ रेलिक्ट माउंटेन, माने कह सकते हैं अवसादी चट्टाने जो लास्ट में बच गई हैं, बिल्कुल लास्ट में। अरावली किसी टाइम हिमालय से बहुत ऊंचा हुआ करता था और यहाँ पर बहुत जबरदस्त स्नोफॉल हुआ करती थी। आज की डेट में जो अरावली आपको दिखता है वो ये अरावली, ये वही अरावली माउंटेन है जो राजस्थान से गुजरात होते हुए और नीचे लक्षद्वीप आइलैंड्स तक जाता है। जिस तरह से अंडमान निकोबार तक जाता है हिमालयन माउंटेन ना, अंडर द सी वाटर, इसी तरह से अरावली भी जाता है वहां तक। तो अल्टीमेटली ये जो धारवाड़ सिस्टम था, इस सिस्टम के इरोड होने से जो भी रॉक्स या मिनरल्स फॉर्म हो रहे हैं आज की डेट में, उनको हम धारवाड़ सिस्टम ऑफ मिनरल्स कह देते हैं। जब भी आप इंडियन ज्योग्राफी पढ़ेंगे उसमें चैप्टर 2 जब पढ़ोगे तब आप उसमें पूरी तरह से जो ये जियोलॉजिकल फॉर्मेशन है अर्थ की ये पढ़ोगे, तो उसमें ये डेप्थ में क्लियर होगा। जैसे डिफरेंट डिफरेंट पीरियड्स हैं, प्री कैम्ब्रियन पीरियड, देन कैम्ब्रियन पीरियड, प्री पैलेजोइक, पैलेजोइक पीरियड, सेनोजोइक पीरियड, प्लास्टोसीन, आइस एज, फिर मायोसीन और ओलिगोसीन, इस तरह से आज की डेट में जो हम चल रहे हैं। तो देर आर डिफरेंट डिफरेंट एजेस ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ द अर्थ, देर आर डिफरेंट डिफरेंट रॉक टाइप्स जिनमें ट्रांसफॉर्मेशन आई है। तो ये सारा आप उसमें पढ़ोगे जी। देखिए लॉर्ड्स एंड वेन्स, अच्छा देखिए सपोज कीजिए, इमेजिन कीजिए आप बर्गर के स्टॉल पे जाते हैं और बर्गर वाले ने वो पैकेट टांगा रहता है आपके सामने बर्गर का, जिसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कितने सारे बर्गर है, उसको टेबल पे रख लो। वो हमारा पेनिनसुलर प्लेट्यू है, माने पूरा का पूरा भी प्लेट्यू है पेनिनसुलर, और उसमें छोटे छोटे कितने सारे प्लेट्यूज, वो छोटे छोटे बर्गर की तरह। ठीक है, उसके बीच में जो ड्रेन्स हैं वहां से रिवर वैलीज फ्लो करती हैं आज की डेट में, क्योंकि कई जगह पर चट्टाने आपस से दूर जाने की वजह से फॉल्टिंग हुआ। जब रॉक्स दूर जाती हैं उसको हम फॉल्टिंग कहते हैं। ठीक है, एक रॉक दूसरी रॉक से सटी हुई है, जब ये दूर हो जाएंगी तो एक अप हो जाएगी दूसरी स्लाइड कर जाएगी, दैट इज अ फॉल्टिंग प्रोसेस। ठीक है, कोई भी चीज बनने का, माउंटेन बनने के 3 प्रोसेस होते हैं। पहला प्रोसेस फोल्डिंग, जैसे मैंने हिमालय दिखाया आपको। दूसरा प्रोसेस फॉल्टिंग, दूर जाने से, जैसे सपोज कीजिए, गिव मी बुक, सपोज कीजिए दिस इज अ सिंपल लैंड मास। अभी तो लैंड मास है ना, अभी 2 चीजें हो सकती हैं, या तो ये अप थ्रस्ट हो जाएगा तो ये भी एक माउंटेन हो गया, या ये डाउन थ्रस्ट हो जाएगा तो ये माउंटेन हो गया। ठीक है, या तो अप थ्रस्ट या डाउन थ्रस्ट। तो अप थ्रस्टिंग और डाउन थ्रस्टिंग 2 प्रोसेसेस होते हैं। ठीक है, आई विल टीच यू एवरीथिंग इन डिटेल इन द चैप्टर ऑफ माउंटेन्स। जब भी हम फिजिकल ज्योग्राफी पढ़ेंगे तो माउंटेन चैप्टर में सारा पढ़ाऊंगा मैं, कि ये किन फोर्सेस की वजह से होती है। एंडोजेनेटिक फोर्सेस होती हैं, मैग्मा होता है अंदर, उसकी वजह से ये सब होता है। अल्टीमेट एस्पेक्ट इज यहाँ पर कि जो पूरा का पूरा पेनिनसुलर प्लेट्यू है हमारा, पहला मैंने बताया कि फोल्डिंग प्रोसेस से माउंटेन बनते हैं, दूसरा ये वाला जो मैंने बताया ये ब्लॉक माउंटेन्स है, इनको हम ब्लॉक माउंटेन्स कहते हैं, क्योंकि जो ऊपर रेज हो गया दिस इज ब्लॉक ना, दिस इज अ रेज्ड ब्लॉक, तो इट इज अ ब्लॉक माउंटेन। एंड द थर्ड वन इज अ वॉल्केनिक माउंटेन। तीसरे माउंटेन बनने का तरीका क्या है, वॉल्केनो। तो पहला फोल्ड, दूसरा ब्लॉक, तीसरा वॉल्केनो। अब अल्टीमेट एस्पेक्ट इज कि पूरा का पूरा जो पेनिनसुलर प्लेट्यू, उसमें हम वो जो बर्गर की रेडी वाला वो बंद वाला पैकेट देखें तो उसमें जो क्रेविसेस हैं, दरारें, वहां से रिवर्स वैली फ्लो कर रही है, वहां पे फॉल्टिंग हुई थी, या
कह सकते हैं कि आप क्रैक्स आए थे। अल्टीमेटली जो क्रैक्स आते हैं वॉल्केनिक रॉक्स में, उन क्रैक्स के थ्रू जो अंदर का मैग्मा है वो उठने का प्रयास करता है। क्यों? एक सिस्टम समझा देता हूं। Now this is a volcanic mountain, okay? This is a volcano and this is a volcanic mountain. तो अल्टीमेटली यहां से मेन मैग्मा बाहर आ रहा है, दिस इज द मेन। यहां से कंड्यूट्स निकलती हैं, छोटी छोटी कंड्यूट्स, नलियां, जहां से साइड से भी मैग्मा कई बार बाहर आ जाता है। तो जब भी मैग्मा रेज कर रहा है तो जो मेन रीजन है जहां से मैग्मा बाहर आया है, यहाँ पे बड़ी बड़ी गांठ बन जाएंगी, दैट इज लोड्स, बड़ी बड़ी गठाने, जहां पे बिग क्लस्टर की फॉर्म में मिनरल पाए जाएंगे। और जो छोटी छोटी नलियों की तरह बन गया है जहां से मैग्मा थोड़ा थोड़ा इंट्रूड हुआ था रॉक्स के अंदर, दैट इज वेन्स, नलियों की तरह पाया जाता है। ठीक है, तो जब भी इग्नियस रॉक्स जो होती हैं, अग्नेय चट्टाने, पृथ्वी के नीचे से, अर्थ के सरफेस के नीचे से अर्थ के सरफेस पे जब अपीयर होना चाहती हैं, तो जब वो अपीयर होती हैं तो कुछ कुछ पॉइंट्स पर वो फुली कंसंट्रेटेड रहती हैं, तो इनको हम लोड्स कहते हैं। और कुछ कुछ पॉइंट्स पर जहां पर वो थोड़ा बहुत इंट्रूड कर पाती हैं, दे आर कॉल्ड वेन्स, दे आर वेन्स, दे आर लोड्स। ओके, ये होता है पेनिनसुलर प्लेट। मैंने जो आपको बोला कि वो जो सबसे पहले हिमालय बना, फोल्डेड माउंटेन, अर्थक्वेक आ रहा था तो ही तो बन रहा था। वो जो प्लेट आपस में टकरा रही है ना, तो जो प्लेट्स के मार्जिन है, वो मार्जिन, एक प्लेट जो हैवी है वो दूसरी लाइटर प्लेट के नीचे सबडक्ट कर जाएगी, लेकिन जो हैवियर प्लेट के मार्जिन पे जो मटेरियल पड़ा है वही तो स्क्वीज होगा। बट जब ये प्लेट्स टकरा रही हैं, तब ये आप यहाँ पे खड़े हो और हिमालय को बनते हुए देख रहे हो, तो आप तो हिलजुल होगी ना, आपको तो अर्थक्वेक फील हो गई। सो अर्थक्वेक जो है वो लैंडफॉर्म्स को जन्म देते हैं और लैंडफॉर्म्स को डिस्ट्रक्ट भी करते हैं, तोड़ते भी हैं। ठीक है, पृथ्वी, अर्थ के ऊपर जितना मटेरियल है एज इट इज उतना ही रहना है, क्योंकि जब से अर्थ बनी है ना एक कण रेत का किसी ने इसमें ऐड किया, ना एक कण रेत का सब्ट्रैक्ट हो सकता है। अल्टीमेटली लैंडफॉर्म अपनी फॉर्म्स चेंज करता रहता है। आज की डेट में जो माउंटेन है, सिंपल सा कंसेप्ट है। अगर मैं आपको मिनरल समझाना चाहूं तो हम सिर्फ एक रॉक से समझेंगे। वो कैसे? हम मिनरल्स को एक रॉक से समझते हैं। लुक, दिस इज, यहां से इग्नियस मटेरियल बाहर निकला, जो वॉल्केनिक माउंटेन बना, या दो प्लेटें कंट्रोल क्लोज आई और आपस में टकराई और यहाँ पे फोल्डेड माउंटेन बना। लुक, दिस इज अ फोल्डेड माउंटेन। तो सबसे पहली रॉक कौन सी बनती है? इग्नियस। एंडोजेनेटिक फोर्सेस जो अर्थ के अंदर से लगी हैं, एंडो मने अंदर से, जेनेटिक मने जेनेसिस, ओरिजन, जिनका ओरिजन अर्थ के अंदर हो रहा है, उनकी वजह से जो माउंटेन क्रिएट हुआ है, अब इसके ऊपर एक्सोजेनेटिक फोर्सेस लगेंगी, लाइक द सन, रेनफॉल, तो बरसात होगी, सन की रेज पड़ेंगी। इसकी वजह से जो रॉक्स हैं इनमें फ्रीज एंड डॉ एक्टिविटीज होंगी। कभी ये कॉन्ट्रैक्ट करेंगी, कभी एक्सपैंड करेंगी, कॉन्ट्रैक्ट एक्सपैंड, कॉन्ट्रैक्ट एक्सपैंड। जब रात के समय में ठंड हो जाएगी तो रॉक्स में जो मॉइस्चर कंटेंट है वो फ्रीज हो जाएगा, जम जाएगा, तो रॉक्स एक्सपैंड कर जाएंगी। सुबह के समय में जब धूप पड़ेगी तो रॉक्स की चट्टानों के अंदर जो मॉइस्चर कंटेंट है, वाइटर कंटेंट है, इवेपोरेट हो जाएगा, तो रॉक्स कॉन्ट्रैक्ट कर जाएंगी। ये एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन के चक्कर में रॉक्स टूटनी बिखरनी शुरू हो जाती हैं और बरसात का पानी उन रॉक्स को बहा करके ले जाता है। तो वन बाय वन, धीरे 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 ये माउंटेन इरोड होने लग जाएगा, ये माउंटेन प्लेट्यू में कन्वर्ट हो गया। बट इतना सारा मटेरियल जो यहाँ से इरोड हुआ है, ये जाकर के नदियों के थ्रू यहाँ पे जो कोई डिप्रेशन थी उसमें जमा हो रहा है, तो यहाँ पे क्या बन रही है? सेडिमेंट्री रॉक्स। तो अल्टीमेटली इग्नियस रॉक कन्वर्ट होकर सेडिमेंट्री रॉक में जा रही है और जो बची है ये क्या है? मेटामॉर्फिक रॉक। तो दिस इज अ प्रोसेस। एक रॉक से ही सारी रॉक्स आगे बनती हैं। तो यहाँ का मटेरियल यहाँ गया, अब यहाँ जाने के बाद क्या होगा? यहाँ पर बहुत ज्यादा, सपोज करो बहुत ज्यादा वेट पड़ गया, बहुत ज्यादा लोड पड़ गया, अल्टीमेटली इसका क्या हो जाएगा? सब्सिडेंस, ये नीचे धस जाएगा। और इसका सब्सिडेंस होना मैंने कहीं और से रेज होना है, फिर ये रीजन रेज होगा, ये सब्सिडेंस होगा, ये रीजन रेज होगा। आज की डेट में अगर आप इंडिया को देखें तो इंडिया हल्का सा वेस्टर्न साइड पे टिल्टेड है, तभी तो हमारी सारी रिवर्स वेस्ट में जाती है, सॉरी ईस्टर्न साइड पे टिल्टेड है, तभी हमारी सारी रिवर्स ईस्ट में जाती है। दिस इज अ रीजन ना, कि सारी रिवर्स गंगा, गंडक, घाघरा, गोमती, कोसी, उसके बाद गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, सारी ईस्ट में क्यों जा रही है? बिकॉज इंडिया इज लिटिल बिट टिल्टेड, हल्का सा टिल्टेड है। बट जो सिंधु नदी की बाकी ट्रिब्यूटरीज हैं, इंडस रिवर की ट्रिब्यूटरी, इसका रीजन क्या है कि ये इस तरफ क्यों जाती हैं? उसमें से कुछ तो रिफ्ट वैलियां बनाती हैं। रिफ्ट वैली एक रीजन होता है कि रिवर जो लैंड फॉर्म की ढलान है उसको फॉलो ना करके उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रही है, उसका रीजन होता है रिफ्ट वैली। सपोज
दिस इज द लैंडफॉर्म ऑफ द इंडिया, लिटिल बिट टिल्टेड है ना। लेकिन अज्यूम करो कि इस लैंडफॉर्म के बीच में यहाँ पर, दोनों के गैप के बीच में यहाँ पर डाउन थ्रस्टिंग हो रखी है। नॉर्मल फ्लो तो इस तरह से लैंड का था, बट डाउन थ्रस्टिंग इस वे में हो रखी है, तो अल्टीमेटली ये रिवर तो इधर को ही फ्लो कर जाएगी ना। इसको हम रिफ्ट वैली कहते हैं, क्योंकि दोनों के बीच में रिफ्ट पैदा हो गई है, दरार जो रिश्तों में आ जाती है ना, दैट रिफ्ट। इस रिफ्ट की वजह से नर्मदा और तापी जो हैं ये पश्चिमी तट की तरफ जाती हैं। तो बहुत सारे पेपरों में पूछा जाता है कि नर्मदा और तापी इंडिया की वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स कौन सी हैं? मध्य प्रदेश के इलाके में बहने वाली नर्मदा तापी की नदियां, ये किधर जाती हैं? अरेबियन सी में। ऐसा क्यों होता है? ये रिफ्ट वैली में फ्लो करती हैं, और ये दोनों डेल्टा ना बना के एस्चुरी बनाती हैं, क्योंकि नॉर्मल फ्लो के साथ नहीं, रिफ्ट वैली में फ्लो कर रही है। तो कितनी तेज फ्लो कर रही होंगी, जितनी तेज फ्लो कर रही हैं, ओशियन में मिलने के समय इनका टाइम कम हो जाता होगा, तो अल्टीमेटली मटेरियल जमा करने में टाइम नहीं मिलता, इसलिए डेल्टा बनाए बिना सीधे गोली की तरह एंटर कर जाती हैं। दूसरा, रॉकी सरफेस से होकर के जा रही है, और कच्चे आंगन में पानी फेंक के देख लेना और मार्बल वाली जगह पे पानी फेंकना, कौन ज्यादा तेज भागेगा? मार्बल वाला। तो जब मार्बल वाली पक्की जमीन से पानी होकर के गुजर रहा है, पक्की रॉकी एरिया से, सेडिमेंट उतना ही कम साथ ले जाएगा। तो नर्मदा और तापी का सेडिमेंट लोड बहुत ही कम है एज कम्पेयर टू गंगा, गोदावरी, ये सब, क्योंकि ये कहां से होकर के गुजर रही है? गंगा और बाकी नदियां, वो एरिया जो एलुवियल है, जो नदियों के द्वारा मिट्टी बहा करके ला करके बनाया गया है। ठीक है, सो दैट इज द टूथपेस्ट के थ्रू उन्होंने जेडे पेस्ट मिनरल पाए जाते, दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट। उन्होंने समझाना कि चाहे सुनो, वो आपको मिनरल्स की इंपॉर्टेंस बता रहे हैं कि आपकी एक स्माइल में इतने मिनरल्स लगते हैं, तो उसमें उसको भरने के लिए यू नीड फ्लोराइड, जो फ्लोराइड से मिलता है। तो अल्टीमेटली वो मिनरल्स जो दांतों पे घिसाए जा सकें, माने वो चीज जो रगड़ने लायक होती है, उसे हम अब्रेसिव कहते हैं। तो वो कह रहे हैं कि ऐसे बहुत सारे मिनरल्स हैं जिनका नेचर अब्रेसिव है, तो वो टूथपेस्ट में डाले जाते हैं ताकि आपके दांत मांजे जा सकें। और बहुत से ऐसे मिनरल्स हैं जो कैविटीज को भरने का काम करते हैं, तो वो भी उसमें डाले जाते हैं। मुद्दे की बात है, उसमें जो व्हाइट कलर डालने वाले मिनरल है, कि टूथपेस्ट को जो व्हाइट कलर प्रोवाइड किया जाता है, वो भी मिनरल्स के थ्रू दिया जाता है। टूथपेस्ट का जो शेल बनाया है, लेयर, वो भी मिनरल से ही बना है, क्योंकि पेट्रोलियम प्रोडक्ट से हम आर्टिफिशियल प्लास्टिक बना लेते हैं, सिंथेटिक प्लास्टिक, और प्लास्टिक से ही तो आज की डेट में सारे डब्बे सब कुछ पैक हो रहा है। तो वो ये बता रहे हैं कि एक स्माइल भी आपकी सैकड़ों ही मिनरल से आती है। जो हमारी वर्ल्ड लेवल पर जो मिनरल रिसोर्सेज हैं, बेसिकली दे आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरी ह्यूमन एक्टिविटी। चाहे अगर आप उसे इंडस्ट्रियल एक्टिविटी से कनेक्ट कर दें, तो कोई भी इंडस्ट्रियल एक्टिविटी हो नहीं सकती इकोनॉमी की विदाउट द मिनरल्स। आयरन कितना इंपॉर्टेंट है ये आप जानते हैं, फॉर द पर्पज ऑफ मशीनरी, फॉर द पर्पज ऑफ ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर, फॉर द रेलवे, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, बस एंड कार मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, एवरीथिंग। हर इंडस्ट्री पूरी तरह से आयरन पर टिकी हुई है, और ऐसा कहा भी जाता है कि आयरन की डिस्कवरी ने पूरे वर्ल्ड के इकोनॉमिक पैटर्न को बदला था जब भी ये डिस्कवर होता है। तो अल्टीमेट एस्पेक्ट इज कि जब भी हम आयरन एंड कोल का यूज करना सीखते हैं, तो एक पूरा का पूरा नया पैटर्न डेवलप होता है, और जब हम इनसे यूटिलाइज करके कोई नई टेक्नोलॉजी डिराइव करते हैं, तो भी पूरी तरह से इंडस्ट्रियल पैटर्न चेंज हो जाता है। सो आज की डेट में अगर आप वर्ल्ड मैप को अच्छे से नोटिस करेंगे, तो आपको एक चीज ऑब्जर्व होगी कि जहां से कोल और आयरन रिकवर हुए थे पूरे वर्ल्ड लेवल पर, अल्टीमेटली उन्हीं एरियाज को आज की डेट में मेजर प्रोड्यूसिंग एरिया के नाम से डिनोट किया जाता है, और वहीं पर इकोनॉमिक स्ट्रेंथ जो है वो कंसंट्रेट करती है। जहां पर पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमिक स्ट्रेंथ कंसंट्रेट करती है, वहीं से पॉलिटिकल रूलिंग्स भी जन्म लेती हैं। सो पूरे वर्ल्ड के पॉलिटिकल सिनेरियो को पूरी तरह से मिनरल रिसोर्सेज इंपैक्ट करते हैं। यूपीएससी में जब भी ये टॉपिक आएगा मिनरल रिसोर्सेज, इसका कॉन्टेक्स्ट हमेशा जियोपॉलिटिक्स के कॉन्टेक्स्ट में रहेगा कि मिनरल रिसोर्सेज जियोपॉलिटिक्स को किस तरह से प्रभावित करते हैं। जियोपॉलिटिक्स क्या होती है, उसकी एक सिंपल डेफिनेशन मैं आपको दे दूं कि आपकी या पूरे वर्ल्ड की ज्योग्राफी अगर किसी भी तरह से पॉलिटिकल रिलेशंस को बदल रही है, दैट इज अ जियोपॉलिटिक्स। इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड, जियोग्राफी प्लस पॉलिटिक्स। तो पॉलिटिक्स हाईली ड्रिवन बाय द जियोग्राफी एंड पॉलिटिक्स इन्फ्लुएंस्ड बाय द ज्योग्राफी। So the concept is कि mineral resources are very important balancers। पूरे वर्ल्ड लेवल पर किस कंट्री का किस कंट्री के साथ रिलेशन डेवलप होगा, ये मिनरल रिसोर्सेज पे डिपेंड करता है। सपोज वेरी फर्स्ट थिंग इज, कुछ छोटी कंट्रीज होती हैं, जिन कंट्रीज, छोटी जब मैं बात करूं तो ज्योग्राफी एरिया वाइज एंड पॉपुलेशन वाइज। तो अगर कोई कंट्री आपको एरिया वाइज बड़ी नजर आ जाए तो हैरान मत होना, वो पॉपुलेशन वाइज बहुत छोटी होगी। लुक एट द सऊदी अरेबिया, एरिया वाइज बड़ी है, पॉपुलेशन वाइज इट इज अ वेरी स्मॉल कंट्री।
अगर कोई कंट्री पॉपुलेशन वाइज नजर भी आ रही है, ज्योग्राफी एरिया वाइज वो बहुत छोटी होगी। तो बहुत सी छोटी कंट्रीज इस तरह से होती हैं जिनके पास कई तरह के मिनरल रिसोर्सेज होते हैं जो उनकी कंजम्पशन के अकॉर्डिंग बहुत ज्यादा है, जितना उनको कंज्यूम करना उससे बहुत इंपॉर्टेंट बहुत ज्यादा है। तो अल्टीमेटली वो क्या करते हैं, वो हाई लेवल एक्सपोर्ट करते हैं, और हाई लेवल एक्सपोर्ट करने से उनको क्या अचीव होते हैं, डॉलर्स, अल्टीमेटली डॉलर अचीव करते हैं। जब उनको वो डॉलर अचीव करते हैं तो सबसे पहला इंपैक्ट उन डॉलर से क्या आता है, उस कंट्री में हाई लेवल पर पॉलिसीज चलाई जाती हैं सोशल एंड इकोनॉमिक, जिनकी वजह से वहां की कंट्री के लोगों की जो लाइफ है वो बहुत बेटर होती है। अब यहां से सारा जियोपॉलिटिकल सिचुएशन स्टार्ट होता है। पहला, अगर कभी भी उन मिनरल्स की डिमांड में कमी आती है इंटरनेशनल लेवल पर, तो नेचुरली उनकी सप्लाई ज्यादा हो जाएगी, डिमांड एंड सप्लाई का मार्केट फेनोमेना हार्म होगा और उन मिनरल्स की कीमतों में गिरावट आएगी। जैसे ही उन मिनरल्स की कीमतों में गिरावट आएगी, वो जो एक्सपेंडिचर उन सोशल इकोनॉमिक पॉलिसीज पे किया जा रहा है उसको कर्टेल किया जाएगा, कम किया जाएगा। इसकी वजह से अल्टीमेटली उस कंट्री में लोगों के अंदर क्या पैदा होगा, रोष की भावना। ये आप देख सकते हैं मिडल ईस्ट कंट्रीज में जो हुआ, सऊदी अरेबिया और नॉर्थ अफ्रीकन कंट्रीज में जो हुआ, जब भी ऑयल के प्राइसेस कम होते हैं पूरी तरह से उनकी पॉलिटिक्स मैनिपुलेट होने लग जाती है, पहला रीजन। तो वहां के लोग जो होते हैं वो पूरी तरह से उन पॉलिसीज के बेस पे चल रहे होते हैं जो हाई लेवल डॉलर अर्निंग की वजह से चलाई जाती हैं, जिनको आपने अर्न किया अपने मिनरल सेल करके। तो मिनरल आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द डोमेस्टिक पॉलिटिक्स। नाउ द सेकंड वन इज minerals are also very important for the international politics and international political relations. Look, आज की डेट में अगर हम बात करें, give me the world map, the world political map, ध्यान से look at the map. अगर हम मैप के थ्रू जाएं तो ये जो रीजन है बेसिकली दिस इज अ रीजन ऑफ सेंट्रल एशिया, इसको हम सेंट्रल एशिया कहते हैं। कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान, आंचल आप ध्यान से देखो, ये जो कंट्रीज हैं ये इंडिया है, इंडिया के ऊपर आप जाएंगे ताजिकिस्तान, फिर उसके ऊपर किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, नीचे की तरफ आएंगे उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और नीचे अफगानिस्तान। ये जो सेंट्रल एशिया रीजन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है अपने मिनरल रिसोर्सेज की वजह से। यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट एरियाज आते हैं, जैसे यहाँ पर कैस्पियन सी आ जाता है और ये अरल सी आता है। ये कैस्पियन सी और अरल सी बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर काफी सारे मिनरल्स हैं। किसकी वजह से बने, वो डेपोजिशन प्रोसेस की वजह से रिवर्स जाती हैं। यहाँ पे दो नदियां हैं, एक अमू दरिया और एक सीर दरिया। ये नदियां जब यहाँ से फ्लो करती हैं तो ये रिवर्स अपने साथ सेडिमेंट्स लेके जाती हैं, वहां डिपॉजिट करती हैं। और आप ये जानते हो कि सेडिमेंट रॉक्स में क्या मिलते हैं, फॉसिल फ्यूल्स, आपको मिनरल ऑयल मिलेंगे और कोल मिलेगा। तो अल्टीमेटली दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एरिया। सेकेंड, यहाँ की सॉइल बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर द कॉटन कल्टिवेशन, सो सॉइल इज ऑल्सो काइंड ऑफ रिसोर्स। तो कॉटन कल्टिवेशन यहाँ पर होता है, दैट्स व्हाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट एरिया। सो अल्टीमेटली इसकी इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस की यही रीजन था कि ये जो रशिया है शुरू से ही इस एरिया को एक्वायर करना चाहता था। तो इसी वजह से 100 साल तक, ये पहले 200 साल तक 1700 से लेकर 1900 एडी तक ये रशियन एम्पायर का पार्ट बना रहा। उसके बाद 100 ईयर तक ये यूएसएसआर का पार्ट बना रहा। और जब 1991 में यूएसएसआर ब्रेक हुआ, ये रशिया बना, और इसको हम आज की डेट में कहते हैं CIS, कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स, सेंट्रल एशिया को। तो ये अपने रिसोर्स रिच होने की वजह से इतनी इंपॉर्टेंस रखता था। तो इसके ऊपर जो इतने साल राज किया गया उसका एक रीजन बड़ा प्रोमिनेंट था, इसकी मिनरल वेल्थ, इसकी सॉइल वेल्थ। सो लुक एट द रीजन, सो दिस इज द रीजन। ओके, नाउ द सेकेंड इंपॉर्टेंट एरिया इज, लुक, now this is the Arctic Ocean, this is Arctic Ocean। आज की डेट में everybody knows that there is an impact of global warming। बहुत तेजी से जो पोलर एरियाज हैं उनकी बर्फ पिघल रही है, और जो पोलर एरियाज हैं इनमें एक खास तरह की सॉइल है जो जिसे हम परमाफ्रॉस्ट कहते हैं। परमाफ्रॉस्ट माने परमानेंटली फ्रोजन, वो परमानेंटली जमी हुई है। जब से पृथ्वी बनी है, अर्थ जब से बनी है, उसके बाद जब से ये आइस एज चल रही है, कई 100 सालों से, हजारों सालों से आइस एज चल रही है, तब से वो सॉइल पूरी तरह से जमी पड़ी है, उस पर कोई एक्टिविटी नहीं हुई। मतलब उसके अंदर जितने सारे फॉसिल्स हैं वो सारे के सारे अंदर ही स्टोर हैं। तो मतलब उसमें हाई लेवल कार्बन कंटेंट है और हाई लेवल पर मिनरल ऑयल और अदर मिनरल रिसोर्सेज हैं। तो जब इस रीजन में ग्लोबल वार्मिंग के इम्पैक्ट की वजह से बर्फ पिघलनी शुरू हुई, तो अल्टीमेटली ये आर्कटिक ओशियन में अमेरिका, यूरोप और रशिया, इन कंट्रीज ने बहुत तेजी से ये प्रूव करना शुरू कर दिया कि हमारी कंट्री की अंडर वाटर पहाड़ियां, अंडर वाटर रिजेस आर्कटिक ओशियन तक जा रही है और ये हमारा एरिया, ये हमारा एरिया। इसको लेकर के एक नई वॉर छिड़ी पूरे वर्ल्ड में जो आज की डेट में चल रही है।
अरबों रुपया खर्च करके रशिया साइंटिस्टों को यहाँ पे बैठाया हुआ है कि किसी तरह से प्रूव करना है तुम्हें कि आर्कटिक ओशन में मैक्सिमम रिजेस अंडर वाटर हमारी है, तो वो एक तरह से हमारा ही एरिया बनता है। उधर से अमेरिका काउंटर करने में लगा हुआ है। दिस आर्कटिक ओशन इज इंपॉर्टेंट, जिसकी वजह से ये अलास्का अमेरिका के पास है। लुक एट दिस इज द पार्ट ऑफ कनाडा ना, तो फिर भी अलास्का अमेरिका ने रखा हुआ है, क्योंकि एक अलास्का ही है जिसके थ्रू अमेरिका आर्कटिक ओशन पे एक्सेस कर सकता है। अगर अलास्का ले लूं तो एक्सेस किधर से करेगा? आर्कटिक ओशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। सेकंड इंपॉर्टेंट रीजन इज कि दिस इज द इंपॉर्टेंस ऑफ मिनरल्स, की एक ओशियन जिसमें आज दिन तक किसी का इंटरेस्ट नहीं था, एकदम से करोड़ों रुपया सभी खर्च रहे हैं और फाइट हो रही है। और यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन लॉज ऑफ सी, अनक्लॉज नाम से एक कानून है, जिसके तहत केसेस फाइल किए जा रहे हैं ट्राइब्यूनल में कि ये हमारा ओशियन का हिस्सा है, ये हमारा ओशियन का हिस्सा है। इस तरह से गेम चल रही है। सेकेंड इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट यहां पर यह है कि ये जितना भी सारा रीजन है, इसको हम मिडल ईस्ट बोलते हैं बेसिकली। वैसे मिडल ईस्ट की कुछ पर्टिकुलर कंट्रीज हैं, पर मैं मोटे तौर पर यही कह रहा हूं, इट इज अ मिडल ईस्ट और दिस इज साउथ वेस्ट एशिया, दैट तुर्की, सीरिया, जॉर्डन, इजराइल, इराक, दैट ईरान एंड सऊदी अरेबिया। ये मिडल ईस्ट का एरिया डे वन से ही, खासकर ये गल्फ ऑफ पर्शिया, ईरान को पहले जमाने में पर्शिया कहा जाता था, और ये जो पर्शिया के बगल में, ईरान के बगल में ये जो अरेबियन सी का वाटर थोड़ा सा अंदर जाता है, इसको हम गल्फ ऑफ पर्शिया कहते हैं। ठीक है, दिस वन इज द गल्फ ऑफ पर्शिया। देखो पर्शियन गल्फ लिखा हुआ है ना, व्हाई इट इज कॉल्ड गल्फ ऑफ पर्शिया? पर्शिया ईरान का नाम है, और कोई भी इस तरह की फिगर जिसमें पानी हो, इसको गल्फ कहते हैं। और ये थोड़ी सी बड़ी हो जाएगी तो ये बे बन जाएगी। दैट्स वाई ये दिस इज बे ऑफ बंगाल, है ना, बंगाल की खाड़ी, एंड दिस इज गल्फ। सो दैट इज अ कंसेप्ट। सो द कंसेप्ट इज कि ये जो पर्शियन गल्फ है, पानी पूरी तरह से स्टोर है, बहुत ही स्टैटिक है। इसकी वजह से पानी हिलजुल नहीं होती, तो बहुत लंबा समय मिला यहाँ पे सेडिमेंट्स को कंसंट्रेट होने का। बहुत हाई लेवल पर ऑयल कंटेंट यहाँ पर पाया जाता है, जिसकी वजह से ये जो सारी कंट्रीज हैं, इनके रिच होने का एक रीजन है कि इनके पास मिनरल ऑयल है जो ये पूरे वर्ल्ड को एक्सपोर्ट करते हैं। यही रीजन है कि इनका डिस्टर्बेंस रहने का भी। इन सारी कंट्रीज के बीच में आपस में टेंशन और डिस्टर्बेंस इसी चीज को लेकर के रहती है कि इन मिनरल ऑयल के जो कुएं हैं, वेल है, उसके ऊपर किसका कंट्रोल होगा। दिस इज द सेकेंड रीजन कि जो रशिया और नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट की कंट्री यूएसए है, इन दोनों का जब कोल्ड वॉर का पीरियड चला था, जब 1945 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हो गई थी, उसके बाद 1945 से लेकर 1991 के बीच में कोल्ड वॉर का फेज चला था। उस कोल्ड वॉर के फेज के दौरान रशिया और अमेरिका ने पूरी तरह से ट्राई किया था कि ये जो मिडल ईस्ट का इलाका है और ये जो साउथ वेस्ट एशिया, ये हमारे कंट्रोल में आ जाए, क्योंकि बहुत बड़े पैमाने पर यहाँ पर जो मिनरल ऑयल रिसोर्सेज हैं वो इंपॉर्टेंट थे आगे बढ़ने के लिए। क्यों? आप किसी भी तरह से दूसरी कंट्री से आगे निकलना चाहते हैं तो उसका सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है आपकी इकोनॉमी स्ट्रेंथन होनी चाहिए। इकोनॉमी तभी स्ट्रांग होगी जब इंडस्ट्रियलाइजेशन फास्ट होगा। इंडस्ट्रियलाइजेशन तभी स्ट्रांग होगा जब भी एनर्जी हाई लेवल पर सफिशिएंट होगी, क्योंकि एनर्जी से ही मशीन चलेंगी। और एनर्जी का मेन सोर्स क्या थे? मिनरल ऑयल, पेट्रोल, डीजल, कोल, यही सारी एनर्जी का सोर्सेज थे। तो एनर्जी को एक्वायर करने के लिए ये पूरे के पूरे इस रीजन को टेंशन में बना करके रखा। आप कभी देखेंगे इराक वॉर होती है, कभी ईरान इराक वॉर होती है, कभी आपने देखा कि इराक में एंट्री कर चुका था अमेरिका 2003 के दौरान। सो हाई लेवल पर इराक को पूरी तरह से हिला दिया। फिर बहुत बड़े पैमाने पर ऐसा कहा जाता है कि अफगानिस्तान में यूरेनियम के रिजर्व थे, कई ट्रिलियन डॉलर के यूरेनियम के रिजर्व थे, जिसकी वजह से एक प्रॉपर गेम प्लान किया गया लादेन को मारने का। ये वही लादेन है जिसको ऑपरेशन साइक्लोन के तहत, अगर मैं आपको थोड़ा बैकग्राउंड में लेके जाऊं, 1960 से 70s के बीच में जब रशिया बहुत तेजी से अफगानिस्तान पे कंट्रोल करने आ रहा था ऊपर से, तो इसी रशिया को कंट्रोल करने के लिए सऊदी अरेबिया से एक बिजनेसमैन के बेटे को उठा करके अमेरिका ने पाकिस्तान में ला करके बैठाया। उसको बोला कि हमारी कंट्री की जो एक इंटेलिजेंस एजेंसी है, सेंट्रल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, वो तुझे यहाँ पर पाकिस्तान में सपोर्ट करेगी। तुझे पाकिस्तान से सपोर्ट लेकर के अफगानिस्तान में एंटर हो करके रशिया के द्वारा तैयार किए गए वो जो मुजाहिद हैं उनको रोकना है किसी भी तरह से। तो एक तरह से ओसामा बिन लादेन को तैयार करने का काम अमेरिका ने ही करा। वही ओसामा बिन लादेन ने जब वहां पर तालिबान बनाया, द ग्रुप ऑफ क्यूरियस पीपल, जिज्ञासुओं का समूह, तो उसी तालिबान को एनकाउंटर करने का बहाना लेकर के बाद में अमेरिका ने अफगानिस्तान को पूरी तरह से बर्बाद किया, जब द अल्टीमेट टारगेट इज दैट यूरेनियम। तो इसीलिए वहां से वो निकल भी नहीं रहे थे। तो यूरेनियम रिसोर्सेज बहुत स्ट्रांग है अफगानिस्तान में। सो मुद्दे की बात है कि मिडिल ईस्ट में बार बार टेररिज्म को क्रिएट करना, मिडिल ईस्ट में एक डिस्टर्बेंस एटमॉस्फेयर क्रिएट करके रखना। आप देख सकते हैं सीरिया की आज की डेट का इशू, ठीक है, दैट इज अ रिलीजियस आइडियोलॉजी, ISIS, लेकिन इसमें बहुत बड़े पैमाने पर इन्हीं मिनरल रिसोर्सेज की रिकवरी की बदौलत जो हथियार बनाए गए थे
अमेरिकन कंट्रीज और रशियन कंट्रीज के तहत, उन हथियारों को जब अब कोई खरीद नहीं रहा था तो उन्हें कहीं ना कहीं बेचने की वजह से अल्टीमेटली वो जिहादी ग्रुप क्रिएट किए गए, उन लोगों को, उन आतंकवादियों को पैदा किया गया जिन्हें ये हथियार बेचे जा सकें, और अल्टीमेटली वही हथियार परचेज करके उन्होंने ये टेंशन क्रिएट की थी आज की डेट में मिडल ईस्ट की कंट्रीज में। सो अल्टीमेट एस्पेक्ट इज कि दिस इज द एरिया ऑफ डिस्टर्बेंस ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द मिनरल्स। नाउ द नेक्स्ट कंसेप्ट इज, ये जो मिडल ईस्ट है इसने आज दिन तक बहुत हाई लेवल पर मोनोपोली एग्जीक्यूट की अपनी मिनरल